नमस्कार दोस्तों, करियर अड्डा कार्यक्रम में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, भारत की अखंडता पर बात करते हुए अब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास तक आ पहुंचे हैं। ये वही दौर था जब भारत की संस्कृति हर तरह से प्रभावित हुई। भारतीय न केवल धार्मिक तौर पर बल्कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी बदलाव महसूस कर रहे थे। भारत में नई तरह की वास्तुकला का प्रवेश हुआ, खान पान के तौर तरीके में बदलाव हुए, यहाँ तक कि लोगों की विचारधाराओं में भी बदलाव आने लगा था। जी हाँ, ये बात 100% सही है। तुर्क शासकों के भारत में आने के बाद भारतीय संस्कृति ने कई तरह के अहम बदलाव देखे हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत के कई राज्यों को जीतने के बाद उनकी जिम्मेदारी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी थी। गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन संभालने के बाद ही भारत में गुलाम वंश का शासन शुरू हुआ था। गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। यहीं से गुलाम वंश अपना सारा कार्यभार देखता था। सही मायनों में दिल्ली तभी से भारत का मध्य केंद्र और मुख्य राजधानी बन गई। ये तो आपने जान ही लिया कि कुतुब वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन इसके बारे में और भी अहम जानकारियां हैं जो आपको जाननी चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक वैसे तो बाकी तुर्क शासकों की तुलना में ज्यादा हिंसक नहीं था, लेकिन अपने धर्म के प्रति कट्टरता उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। इसीलिए उसने भारत को धार्मिक रूप से बदलने का काफी प्रयास किया। उसने 1194 ईस्वी में अजमेर पर आक्रमण किया और वहां के शासकों को हरा दिया। इसके बाद अजमेर में बने जैन मंदिर और संस्कृत विश्वविद्यालयों का नामो निशान मिटा दिया। जैन मंदिर को खत्म कर उस पर कुवल उल इस्लाम की स्थापना की और संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। वैसे आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था, जो भारत की नामचीन इमारतों और अजूबों में से एक है। हालांकि बाकी जगहों की तरह यहाँ भी इमारत बनाने के लिए कुतुबुद्दीन ने नक्षत्रालयों को तोड़ डाला था। इन टूटे हुए नक्षत्रालयों के अवशेष आज भी कुतुब मीनार और पास ही स्थित ध्रुव स्तंभ के आसपास देखे जा सकते हैं। कुतुब मीनार बनने के बाद गुलाम वंश का साम्राज्य भी विस्तार करता गया। बुंदेलखंड के सबसे मजबूत कालिंजर किले पर कुतुबुद्दीन की नजर पहले से ही थी, इसलिए उसने 1202 से 1203 ईस्वी में आक्रमण किया और किले पर फतह हासिल की। 1197 से 1205 ईस्वी के बीच उसने बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया। इस जंग में कुतुबुद्दीन ने उदंडपुर, बिहार, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी राजवंश से ज्यादा अपने गुलामों पर यकीन रखता था। यही कारण था कि उसने भारत का स्वामित्व कुतुबुद्दीन को सौंपा था। लेकिन यहाँ रहते हुए कुतुबुद्दीन का पूरा जीवन संघर्ष करते ही बीता। उसने तुर्क शासकों और अपने देश के लिए भारत से बहुत सा धन लूटा, लेकिन आपसी कलह के कारण वो ज्यादा दिनों तक भारत में राज नहीं कर सका। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजगद्दी पर आराम शाह बैठे। इसके बाद शासक इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहरम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नसीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन महमूद हुए। हालांकि ये सिलसिला कई सालों तक जारी रहा। जब भी गुलाम वंश के शासक की बात आती तो ऐबक के साथ गयासुद्दीन बलबन का जिक्र भी होता है, जिसने 1250 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की। गुलाम राजवंश ने लगभग 84 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। वैसे दोस्तों, असल मायनों में इन्हें ही प्रथम मुस्लिम शासक के तौर पर जाना जाता है। हालांकि गुलाम वंश का शासन पूरे भारत पर नहीं बल्कि उत्तर भारत तक ही सीमित रहा। तो साथियों, ये तो था कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश का किस्सा। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम गुलाम वंश के बाद आए खिलजी शासकों के बारे में जानेंगे। नमस्कार।